आप देख रहे हैं दिन की बड़ी बहस। मैं हूं जब्बार खान। आखिर वजह क्या है कि 2.5 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान सड़क पर बेसहारा, बेयारो मददगार वहां पर कृषि कानून को वापस लेने के लिए डटे हुए हैं। कभी उनकी बिजली काट दी जाती है तो कभी पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। मगर क्या ये तमाम चीजें अब इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि कृषि मुद्दे, किसानों का आंदोलन, किसानों के मुद्दे एक तरफ और ऐसे में सियासी जुगलबंदी अब उस पर हावी हो गई है? क्या यह कहा जाए कि किसानों के मुद्दे से इतर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो रार और तकरार चल रही है, अब यही सब कुछ हो गया है? और इसके मायने क्या है? संसद से लेकर के सड़क तक आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि विपक्ष जिस तरीके से किसानों का गुमराह करने का काम करता आया है, अगर इस कानून के बारे में उनको समझाया होता तो शायद ये किसान उठ गए होते। लेकिन 1970 से लेकर के 2015 के बीच में एक स्टडी की गई जिसकी रिपोर्ट सामने आई कि 150 गुना ज्यादा सरकारी मुलाजिमों की नौकरियों में उनकी सैलरी में इजाफा हुआ और किसानों की आय में इजाफा महज 18% हुआ है। एक तरफ 150 गुना, दूसरी तरफ 18%। और ऐसे में किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार बजिद है, अटल है अपनी बात को लेकर, अपने कानून को लेकर के। मगर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी कहने पर कहा कि क्या ऐसे लोगों को जो राम मंदिर के लिए घर घर जाकर के चंदा कर रहे हैं उनको चंदा जीवी कहते हैं? उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मोहसिन रजा ने कहा कि ये साहब तो ये तो दंगा जीवी लोग हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मगर इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटाक्ष और उस पर प्रियंका गांधी के पलटवार सुनवाते हैं। दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज जब अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी कहने पर पलटवार किया तो उन्होंने उस पर जिस अंदाज में जिन शब्दों को चुना उस पर यूपी सरकार के मंत्री भी तिलमिला गए। आइए आपको वो दोनों बयान सुनवाते हैं। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? ये दंगाजीवी लोग हैं। हमेशा से इनको देश में दंगाजीवी के नाम से ही जाना जाता है। और अगर पूर्व में जाएं तो इन्होंने प्रभु श्री राम के कारसेवकों पर जब गोली चली थी उसमें भी आप अगर देखें उठाकर तो यही लोग थे। अगर इनको आस्था होती प्रभु श्री राम में तो आज उनके भक्तों पर इस तरह से जो समर्पण राशि दे रहे हैं एक भव्य राम मंदिर के लिए, उसमें अपनी आस्था से कुछ योगदान दे रहे हैं और सदन में इस तरह से बात उठाकर ये दर्शाना कि हम तो अभी भी उनके खिलाफ हैं, यही साबित करता है इनके इस बयान से कि चंदाजीवी कहा इन्होंने और अपमानित करने का काम किया है करोड़ों करोड़ हिंदुओं को देश के। ये इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए। मेहमानों का तारुफ आप सब लोगों से कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में मनोज मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक सालस जी हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ दूसरे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर AK मिश्रा जी हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मनोज मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आंदोलन जीवी हैं ये लोग, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में अगर अखिलेश ने सवाल उठा दिया तो इस पर एक तिलमिलाहट क्यों?
देखिए जब्बार जी, आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा और गंभीरता से सुनिएगा भी कि आंदोलन जीवी उन्होंने योगेंद्र यादव जैसे लोगों के लिए कहा है, आंदोलन जीवी उन्होंने राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए कहा है। आप देखिए, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन या कोई आंदोलन हो, ये एक शख्स जरूर मिलेगा, वो योगेंद्र यादव है। तो ये उस जैसे लोगों को कहा है आंदोलन जीवी, किसानों को नहीं कहा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ऐसी बातें जो कि राहुल गांधी और योगेंद्र यादव के लिए हो, इन बातों का कोई औचित्य है क्या? सरकार संपर्क और संवाद में है। मनोज मिश्रा जी, इन शब्दों का इन टर्मिनोलॉजी का कोई औचित्य बनता है क्या कि एक नए नए टर्म के जरिए, नए नए शब्दों के जरिए इन चीजों को प्रहार करने के लिए लाया जाए? क्या मतलब होता है ये आंदोलन जीवी है? अगर योगेंद्र यादव किसानों के साथ में खड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी अगर किसानों के साथ खड़े होते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं, तो गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। सुनिए जब्बार जी, आप किसान आंदोलन के साथ खड़े हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसानों की और सरकार की वार्ता में बाधा मत बनिए। आप किसानों को दिशा भ्रम का शिकार मत बनाइए। यही तो समझना चाह रहे हैं ना मनोज मिश्रा जी, यही तो समझना चाह रहे हैं। जब से इसी पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आंदोलन का बौखलाई कर रहे हैं, मनोज मिश्रा जी का मुद्दा भटक के मनोज मिश्रा जी पे आ गया। मनोज मिश्रा जी, किसानों योगेंद्र यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता, क्या ये लोग सरकार और किसानों के बीच में बातचीत के लिए बाधा बने? देखिए, अगर ये आंदोलन करें तो समाजवादी पार्टी के बैनर पर करें, अगर ये आंदोलन करें तो आईएनसी के कांग्रेस के बैनर पर करें, अगर ये आंदोलन करें तो स्वराज इंडिया के बैनर पर करें और समस्त देश स्वागत करेगा। लेकिन ये आंदोलन नहीं कर सकते। ये आंदोलन इसलिए नहीं कर सकते कि ना तो जनता का भरोसा प्राप्त है और ना इनके अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा प्राप्त है। आप कांग्रेस की बात कर लीजिए कि कांग्रेस के 23 नेता आंतरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रश्न लिखते हैं, उसमें गुलाम नबी आजाद जी भी है, जिनकी कल भावभीनी। अरे सर हमने उस पर चर्चा की, आप भी उसमें शामिल रहे। वो कांग्रेस पार्टी कह सकती है हमारा आंतरिक मामला जो चीजें, आज की चर्चा का जो मुद्दा है, विवेक साइलेंस जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार बताया कि साहब ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं और उनके लिए आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया, तो क्या आप राम मंदिर के लिए जो लोग चंदा कर रहे हैं उनको इनसे जोड़ेंगे कि ये चंदा जीवी हैं? ये अपमानित करना, अगर वो लोग अपमानित हुए प्रधानमंत्री मोदी की बात से, तो फिर अखिलेश यादव जी की बात से भी तो ये लोग अपमानित हो रहे हैं। देखिए, पहले जब्बार भाई मैं मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं। जब 1989 में सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का इंडिया गेट बोट क्लब पे हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वहां पहुंचे थे। वो किस बैनर पे गए थे, पहली बात बता दें। 1992 में जब महेंद्र सिंह टिकैत का सबसे बड़ा आंदोलन मेरठ में हुआ था, जब वीर बहादुर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वहां लाल कृष्ण अडवाणी साहब और आपके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी गए थे, आई.के. गुजराल साहब भी गए थे, कांशीराम साहब भी गए थे। वो किस बैनर पे गए थे? जो आप कह रहे हैं समाजवादी अपने बैनर पे करे और कांग्रेस अपने बैनर पे गए। नहीं, विवेक साइलेंस ठीक है। मैं सवाल और क्रॉस काउंटर उस पर आगे इस चर्चा को ओपन करूंगा, तो आप शुरू कीजिएगा। मेरा आपसे जो सीधा सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के कहने की वजह से आप लोग अपमानित होते हैं या मानते हैं कि ये लोग अपमानित हुए हैं, तो आपने तो राम भक्तों को अपमानित कर दिया आपके नेता ने। नहीं, देखिए जब्बार भाई, चंदा जीवी किस संदर्भ में कहा गया, मैं आपको गौर से सुनिएगा, दर्शकों को भी कहता हूं। 95% चुनावी चंदा जो है वो उद्योगपति ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है। सारे कानून इन्हीं के इशारे पे बन रहे हैं। आज क्या हो रहा है आप देखिए ना, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, उसमें भी 75% चंदा जीवी का शब्द क्यों, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? मनोज जी जरा क्लियर करेंगे कि आपकी पार्टी से क्या समझा? मनोज मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं सर। मनोज मिश्रा जी जरा क्लियर कीजिए कि आपकी पार्टी ने इसे किन लोगों के लिए समझाए, फिर मैं आगे जाऊंगा। जी जब्बार जी, इनसे ये पूछिए, जब राम भक्तों पे गोली चलाई थी, उस पार्टी के नेताओं से उम्मीद क्या की जा सकती है? आप देखिए, जो बीएचयू बना है वो भी चंदा से ही बना है, तो क्या महामना मालवीय भी चंदा जीवी है? और जितने हिंदुस्तान के हिंदू संस्कृति में काम हुए हैं, और चाहे वो
इस्लाम में काम हुए हो चाहे किसी में काम हुए, चंदे से काम होते हैं। तो जो सार्वजनिक काम होते हैं वो क्या सब चंदाजीवी है? सच बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है हिंदू सर, उन्होंने आगे बढ़ करके राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया है, ऐसा आपको लग रहा है, मगर उन्होंने वार पर पलटवार किया है और उसमें उन्होंने राम भक्तों को लिया। वो कितना उचित है कितना गलत है उस पर भी हम बहस करेंगे। ठीक है सर, के चलते ऐसे शब्दों ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। वोट बैंक को निश्चित, ठीक है, मैं एक बार सारे मेहमानों की तरफ आऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी, ये केवल आंदोलन जीवी, परजीवी, चंदा जीवी और इससे आगे बढ़कर के राहुल गांधी ने कहा, आज उन्होंने कहा कि ये क्रोनी जीवी है, क्रोनी जीवी, क्रोनी कैपिटलिस्ट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कटाक्ष किया। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इन्हीं शब्दों के जाल में ये सब कुछ उलझ करके सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं? राहुल गांधी भी एक टर्म ले आए आज क्रोनी जीवी का। देखिए, मुद्दा कहीं नहीं छूटा। मुद्दा जो है भटकाने की कोशिश कर रही है जो सत्ताधारी पार्टी है और जो उसके नेता हैं वो उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसा उन्होंने कहा कि जो है ये सर्वसम्मति से कोई भी जो है प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो मैं समझती हूँ कि आप जिसके लिए ये प्रस्ताव बना रहे हैं, जिसके लिए आपने बिल बनाया है, वो किसान है और किसान ही जो है असहमत है और आप किसान का ही भला चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? आप ये बताइए कि विपक्ष तो चलिए थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको अलग भी रख देंगे तो आप किसानों को तो समझाइए। आप किसानों को ही नहीं समझा पा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसान परजीवी है। अरे किसान परजीवी है तो आप क्या हैं? सत्ता में बैठा प्रत्येक व्यक्ति जो है परजीवी है, वो डिपेंडेंट है जनता के वोटों का। अगर जनता उसे वोट देकर वहां बिठाती है तभी वो जनता की सेवा कर पाता है। ठीक है, मैं एक मिश्रा जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले अनिल मिश्रा जी, मैं समझती हूँ ये जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं या बनती भी जा रही हैं और इन परिस्थितियों में राज्यसभा में पहले चर्चा हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में हुई, एक ही किस्म का दृश्य देखा। ये जो शब्दों की जादूगरी और शब्दों की बाजीगरी के साथ में सत्ता पक्ष के साथ में अब विपक्ष भी आगे आए, क्या ये माने कि अब किसानों की बातें कहीं दूर की कौड़ी हो गई हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, किसान आंदोलन जो कि देश में चल रहा है और निश्चित है देश उससे व्यथित भी है, लेकिन इस आंदोलन को किस तरह भटकाने की कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को किस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या जो कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है, राजनीति तो हो ही रही है, विपक्ष कर रहा है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर सत्ता पक्ष कर रहा है, ये सरकार कर रही है। आप सरकार के पहले दिन के रुख से लेकर आज के रुख तक देखिए। पहले जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको किस तरह एक लिमिटेड एरिया का, लिमिटेड स्टेट का घोषित किया जाता है। वो आंदोलन बढ़कर जब 2-3 स्टेट में पूरे दिल्ली बॉर्डर को घेरता है तो अर्बन नक्सल हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, फिर वो खालिस्तानी, फिर पाकिस्तानी, कितनी चालें चली जाती हैं। और अब जाके अभी 3 दिन पहले तक देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये पूरा फंडिंग हो रही है और सारा पैमाना नापा गया। अब ये 2 दिन में, कल राज्यसभा में और आज लोकसभा में, देखिए किस तरह से चीजों को तोड़ने की कोशिश। अब ये कहा जा रहा है ये छोटे किसानों के हित के लिए किया गया है। अभी तक अगर आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तक देख लें तो ये वर्ड नहीं यूज हो रहा था, तब छोटे किसान और बड़े किसान का मामला नहीं आया था, लेकिन अब ये छोटे किसान और बड़े किसान के बीच में वर्सेस कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से तो फिर संकेत क्या मिल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दिशा में जो संकेत मिल रहे हैं इसको कैसे समझे, क्या देखें इसको, ये कहां जा रही चीजें? अब नहीं, चीजें भटक रही हैं निश्चित रूप से, लेकिन मैं समझता हूं शायद दोनों पक्ष चीजों को समझ नहीं रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष कहती है, जैसे भी मनोज मिश्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि विपक्ष का योगदान है और विपक्ष इस राजनीति कर रहे, विपक्ष क्यों इसमें आ रही है, अपने बैनर तक जिन्होंने एक नाम लिया है, सिर्फ एक नाम। मैं इनसे पूछ लूं कि वही नाम जब अन्ना के साथ आंदोलन दिल्ली में कर रहा था तो आप और आपकी पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई थी और उसी की वाहवाही कर रही थी। जैसा अभी सपा के प्रवक्ता ने बताया कि 89 से लेकर 99 तक जितने आंदोलन हुए उसमें भाजपा जाके किसानों के साथ खड़ी होती थी। तो ये कहना क्या किसान भारत के नागरिक नहीं है? यह राजनीति की किसके लिए जाती है? आप कह दो कि अगर छात्र आंदोलन होता है तो विपक्ष वहां खड़ा हो जाता है, वकीलों का आंदोलन होता है तो विपक्ष वहां खड़ा, तो आखिर विपक्ष करे क्या? छात्र के बीच में न जाए, किसान के बीच में न जाए, किसके बीच में जाए? क्या ये चीजें आपके अंदर में आ गई हैं? तो राजनीति तो देश के लिए की जाती है ना। देश का हर नागरिक हो, किसान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, है तो भारत का नागरिक। और राजनीति वोट के लिए ही की जाती है, जनता के हित के लिए की जाती है। अगर कोई पार्टी राजनीति, वो सही है या गलत है ये फैसला जनता करती है, लेकिन ये आरोप लगाना, ये कहना कि वो विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष कर रहा है तो आप कर क्या रहे हो?
रोज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अभी तक तो मामला लटका हुआ था। 2 दिन से राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छी बात है समस्या सुलझाना, लेकिन कहते हैं कि रास्ते खुले हैं, आइए मिल बैठ के बातचीत करके समस्या हल कर ले। लेकिन कहां आइए, किससे आइए, कैसे आइए, ये कहने का कोई मतलब ही नहीं। संसद में आप खड़े होकर कह देते हो कि मिलने का है और साथ में कटाक्ष मार देते हो कि आंदोलन जीवी है, ये दूसरों के भरोसे चल रहे हैं। तो इस तरह की दोनों तरफ की बातें नहीं चल पाएंगी। मनोज जी। जब्बार जी, मैं आपके जो अभी पहले बोल रहे थे सज्जन का नाम नहीं सुन पाया था, आप अगर नाम बता दें। ये अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अक्सर टीवी डिबेट में देखते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद आपको। अनिल जी, आप ये बताइए कि जब से ये किसान और सरकार की वार्ता 11 दौर हो चुकी है और किसान कृषि मंत्री उसको अपना प्रतिनिधित्व दे रहे थे, वो सरकार का प्रतिनिधि था, वो मोदी जी के प्रतिनिधि थे, वो संसद के प्रतिनिधि थे। आप ये बताइए, कोई कानून जो संसद के द्वारा पारित होता है, क्या उसको भीड़ तंत्र के द्वारा बदला जा सकता है? और अगर भीड़ तंत्र के द्वारा 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया था कि नहीं? 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया था कि नहीं लिया था? आपको नहीं, सुन लीजिए अनिल जी, आप सुन लीजिए। और समीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो एक धारा के विपरीत बोला, लेकिन साथ साथ उसकी मेरिट पर भी बात करे। आप क्या इस बात से कन्विंस हैं कि 1991 में जब आर्थिक सुधार देश के अंदर हुए थे, तो क्या सुधारों की आवश्यकता पर कांग्रेस ने नहीं, एक सेकंड मनोज मिश्रा जी, आर्थिक सुधार किया जा रहा है या किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है? दो अलग चीज है मनोज मिश्रा जी। मैं इस बिंदु को लेकर के आपसे सवाल करूंगा, ये आर्थिक सुधार के लिए कानून बनाए गए तो बता दीजिए कि बाजार के सुधार के लिए बनाए गए, फिर किसानों के नाम पर इस बिल को क्यों फाड़ा जा रहा है? ठीक है, मैं इस पर चर्चा करूंगा ताकि सार्थक तरीके से बहस आगे बढ़ सके और जनता को जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ मिल सके। ए.के. मिश्रा जी, ये जो स्थिति बनती हुई जा रही है, चाहे वो आंदोलन जीवी कहा जाए या परजीवी कहा जाए या फिर क्रोनी जीवी कहा जाए या फिर उसमें चंदा जीवी कहा जाए या फिर उसमें दंगा जीवी कहा जाए, ये स्थिति जिस तौर पर जारी है, ऐसा लग रहा है कि चुनावी मौसम में, यूपी का पंचायती चुनाव है, आगे आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव है 2022 में, फिर उसके बाद में यूपी उत्तराखंड सारे चुनाव है। ये चुनावी मौसम की गर्माहट का ये असर है क्या? ये कैसे इसको देखा जाए? चुनावी मौसम की गर्माहट का असर नहीं है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें समय के अनुसार मोनोटोनस हो जाती है। कुछ ना कुछ नवीनता, क्रिएटिविटी सब लोग लाना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और चीज़ों को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने समर्थकों या विरोधियों तक पहुंचाने के लिए एक प्रहार करना और कन्विंस करना, दोनों चीज़ें के लिए मैं बोल रहा हूं, इस तरीके की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है जो पूरे मैटर को, पूरे मामले को और बारीकी से एक्सप्लेन कर सके। तो ये जितने भी टर्मिनोलॉजी नए आए हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष की तरफ से, उसमें कुछ मैसेज है, उसमें कई हित साधे जा रहे हैं, अपनी बात को कन्विंस करना, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, उनको कमजोर करना। तो टर्मिनोलॉजी का जो असर होता है वो इस तरीके से है और इसलिए प्रयोग किए जा रहे हैं। रही बात दूसरी चीज, जो इस डिबेट का जो एक मेन पहलू ये है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आंदोलन जीवी शब्द अगर पूरे भाषण को सुनेंगे, कुछ खास लोगों को के लिए किया गया है, जो किसान बैठे हैं, जो रियल में किसान है, जो इस बिल से पॉजिटिव या निगेटिव वे में, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रभावित होंगे, चाहे अच्छे या बुरे तरीके से। कुछ ऐसे भी लोग वहां पे पहुंचे हैं जिनका कि एग्रीकल्चर इस बिल से, ठीक है आप एक नागरिक हैं, एक सरोकार है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। अब वो अच्छा यहां पे भी वहां पे भी हर जगह पहुंच रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, जो कि हर आंदोलन में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड। नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग, ए.के. मिश्रा जी ये भी जाना, इसमें गलत क्या है? अगर कुछ लोग हैं मुद्दों के साथ में हर जगह खड़े होते हैं, किसी के साथ का मुद्दा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, टीचर्स का हो, किसानों का हो, व्यापारियों का हो, सभी जगहों पर वो लोग जाते हैं, अपनी उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं, क्या इसमें कुछ गलत है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, किसी भी आंदोलन को भड़काने का मतलब, अगर आप किसी दूसरे पक्ष से हैं या निष्पक्ष हैं, आप वहां जा रहे हैं, चीज़ों को, जो किसी भी आंदोलन की एक लीडरशिप होती है, आप उस लीडरशिप से बात करनी चाहिए रेदर देन। अब मैं आपको बताऊं, कुछ पत्रकार ऐसे भी गए हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न उनका 10 मिनट का लंबा प्रश्न है, यानी वो उत्तर पहले ही बता दे रहे हैं कि भाई आपको ये बोलना है कि मतलब यही बोलना है कि ये चीज गलत है, उनके प्रश्न पूछने का तरीका। तो जो ऐसे तत्व हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना स्टैंड लेके जाइए, आपका अपना व्यू होना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है।
रेदर देन वहां पे जा करके कि आप आग को भड़काएं, आपका उस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, आप अपनी भी रोटी सेकें, किसानों के ऊपर भी आप कुछ गलत या सही चीज करें, पक्ष के ऊपर भी विपक्ष के ऊपर भी आप करें। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने आंदोलन नहीं किया है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जरूरत पड़ने पे चंदा नहीं लिया है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने फ्री में चीजों को नहीं दिया हो पब्लिक का? तो कहने का मतलब यह है कि जो सरकार है, 11 राउंड की बात हुई है, मैंने खुद इस चीज को बोला है, कई डिबेट में मैंने ये बोला है कि ठीक है, अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो आप बातचीत करिए सरकार से, ओपन माइंड से बात करिए ना, हर चीज गलत थोड़ी है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम ये समझ नहीं सके कि इसमें काला क्या है, समझा ना सका विपक्ष, समझा ना सके किसान कि अब तक क्या है। किसान ये कह रहे कि हमने 11 दौर की बातचीत में यही तो समझाया है, हम इसीलिए पहले कह रहे थे कि साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो के जरिए इसका लाइव प्रसारण कर दिया जाए। सरकार अगर करा देती तो लोगों के सामने बात आती, जैसा कि राज्यसभा और लोकसभा का पूरा सेशन चलता है कि कौन क्या कुछ बोल रहा है। तो सवाल ये है कि ये कौन भ्रमित कर रहा है? नहीं, किसान भ्रमित है, किसान गलत बयानी कर रहे हैं। जो लाइव प्रसारण की बात है, मैं उनको ये बोलता हूं कि पत्रकारों का, न्यूज चैनलों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जितने भी किसान हितैषी नेता हैं, पत्रकार हैं, एक लाइव डिबेट आप लोग करवाइए ना, किसान नेता को बुलाइए, कृषि के एक्सपर्ट को बुलाइए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट को बुलाइए और एक एक पॉइंट पे डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। तो उससे ये लोग क्यों दूर भाग रहे हैं? मीडिया के सामने ये लोग आएंगे नहीं, पक्ष या कैसी भी मीडिया हो, गलत हो सही हो, आप मीडिया के तीन चीजें किसान आंदोलन वाले रट रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूं कि हेल्दी डिस्कशन हो सकता है सरकार की हठधर्मिता हो सकता है किसानों की हठधर्मिता हो, ना समझ पा रहे हो एक दूसरे को, उसके लिए एक्सपर्ट हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैं आज ही आ रहा था, मैंने इसी बॉर्डर पे देखा है जो गाजियाबाद के बॉर्डर पे लगा हुआ है, किसानों ने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ है जो रोड पे लिखा रहता है, हाईवे पे जो लिखा रहता है कि आगे गाजियाबाद मेरठ 50 किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर पूरा उन्होंने ये लिखा हुआ है, कारपोरेट भगाओ देश बचाओ। अब मैं सारे किसानों से पूछता हूं कि ये लिखने का मतलब है व्यापारी भगाओ देश बचाओ। छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, क्या उनकी उपयोगिता नहीं है क्या राष्ट्र निर्माण में? देश के राष्ट्र निर्माण और इकोनॉमिक कंडीशन में व्यापारियों की उपयोगिता नहीं है क्या राष्ट्र निर्माण में? बहुत है, लेकिन ऐसे आंदोलन से कुछ लोग अलग अलग तरह के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन उसके मुद्दे पर अनिल मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ए.के. मिश्रा जी को, अनिल मिश्रा जी और ए.के. मिश्रा जी को लाया जाए। अनिल मिश्रा जी, आप सहमत हैं ए.के. मिश्रा जी की बातों से? क्या प्रश्न क्या है आपका? ए.के. मिश्रा जी ने जो बातें कही कि जो बात सरकार कह रही है और किसान अभी तक समझा नहीं सके, विपक्ष अभी तक समझा नहीं सका, किसानों का जिस तरीके से रवैया सामने आता है, जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार जो कह रही है वो ठीक कह रही है। नहीं, देखिए, मैं खुल के बोलता हूं, ठीक है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष अगर कुछ गलत करे तो समझ में आता है, या किसान आंदोलन के नेता कुछ गलत करे तो समझ में आता है, लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ने एक नहीं कई मौके पर झूठ बोले। मैं वो उसको साफ शब्दों में बता देता हूं। 11 दौर की वार्ता होती है, 10वें दौर तक अगर याद हो, कृषि मंत्री निकलते थे, प्रेस के सामने आते थे, पूरे देश के सामने कहते थे बड़े खुशनुमा माहौल में बात हुई है, उन्होंने अपनी बातें समझाई। पहली मीटिंग के बाद से बता रहा हूं, पहली मीटिंग में निकले थे तो बोले थे बहुत कुछ समझ में आ गया, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह गई हैं, अगली मीटिंग में हम लोग बैठ के समाधान निकाल लेंगे। दूसरे में निकले तो यही वर्ड यूज हुआ, तीसरे में निकले तो यही वर्ड यूज हुआ। 10 मीटिंग तक उनको प्रॉब्लम समझ में आती रही। 11वें मीटिंग के बाद अगर वो आज ये कहते हैं सदन में खड़े होकर कि मुझे ये नहीं समझा पाए कि समस्या कहां है, तो मैं बताता हूं समस्या कहां है। समस्या यहां है, कोरोना काल में जब पूरा विश्व बंद था, तब ऐसी क्या आफत आ गई थी, जो किसान, जिस किसान के भरोसे आपने पूरे कोरोना से लड़ा, पूरा भारत जिंदा हुआ है, ऐसे कृषि बिल में क्या इमरजेंसी आई थी कि अध्यादेश के द्वारा यह बिल लाया गया। अध्यादेश के द्वारा अगर बिल लाया जाता है तो पार्लियामेंट में रखने के पहले आज तक का रूल है कि हर बिल को स्टैंडिंग कमीशन या किसी पार्लियामेंट कमीशन के पास भेजा जाता है। पूरा सदन चिल्लाता रहा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि पहली बार इस बिल को नहीं भेजा गया। उसके बाद राज्यसभा में जिस ढंग से इस बिल को पास कराया गया, यह भारतीय इतिहास का एक स्पेशल, अब उसको कौन सा दिन कहें, यह इतिहास लिखा जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं, एक भी संगठन से बात हुई होती, एक भी संगठन से आप किसानों का बिल था, किसानों के संगठनों से आप बात की होते, कुछ कमी ज्यादा इसमें जो होती है वो निकाल लिया जाता। लेकिन अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए आप फाइनली आके बोल दें कि मेरे ये समझ में नहीं आया कि समस्या कहां है, तो आप इससे समझ लें कि कितना समस्या को समझने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरे मित्र अनिल मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि भाई 10 राउंड 11 राउंड तक बात हुई, सरकार ने बोला बड़े खुशनुमा माहौल में बात हुई। साहब, बात तो खुशनुमा माहौल में ही हुई है ना।
क्या बात में सरकार ने लाठी डंडे चलवाए? क्या कोई गमनुमा माहौल बना? तो कोई भी नेता अगर बोलेगा बात म्यूचुअल हुई, सब लोग बैठे थे वहां पे, कोई आपत्तिजनक चीजें या घटना नहीं हुई, तो माहौल तो खुशनुमा था। भले किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए, कन्विंस कर पाए, हो पाए, वो बात दूसरी है। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली कि भाई ऐसे बिल को इस तरीके से प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, किसी से बात करना चाहिए। 70 सालों में आप देखेंगे 50 कमेटियां बैठी हैं, 50 रिपोर्ट आई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज सुबह बोला कि भाई ये 4 पन्ने का बिल बना दो, हम पास कर रहे हैं। पूरे पिछले 70 साल का भारत के कृषि इतिहास का, ग्लोबल कृषि इतिहास का उन्होंने डाटा लिया होगा, एनालिसिस किया होगा, तैयारी पहले से रही होगी कि किसानों की किसी समस्या को दूर कैसे किया जाए। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि ये आइडियल बिल है और इसको लागू करते ही सारी समस्याएं दूर हो जाए। इंप्लीमेंटेशन का पार्ट अलग होता है। ये बिल भी मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, कुछ हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद, 6 महीने के बाद संशोधन करना पड़े। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट के दिमाग में बैठे बैठे आया जी बिल ले आ दो। सारी रिसर्च का डाटा होता है इंडिया के पास, एक एक चीज का, सारी चीजों के बेसिस पे इन्होंने तैयार किया है। आपकी सारी बातों से सहमत है कि मिश्रा जी, मगर मनोज मिश्रा जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है कि जो ये बातें बार बार कही जाती हैं कि चाहे वो कृषि मंत्री के जरिए कही गई हो या प्रधानमंत्री ने खुद कही हो कि इसमें गलत क्या है, खराबी क्या है, कोई नहीं समझा सका। विपक्ष से कोई नहीं समझा सका, किसानों से कोई समझा नहीं सका। 11 दौर की बातचीत तक कृषि मंत्री ये कहते रहे, जैसा कि अभी अनिल मिश्रा जी ने जिक्र किया कि बहुत अच्छी बातचीत हुई। तब क्यों नहीं कहा गया उस बैठक में सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से कि साहब विपक्ष या फिर किसान नहीं बता पा रहे हैं क्या है दिक्कत? किसानों की तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं आई जिसमें हमें लगे कि कोई दिक्कत है। तब तो तैयार हो गए थे। किसानों ने जो मुद्दा उठाया था उस पर 12 से 15 संशोधन के लिए तो तैयार हो गए थे ना। इसका मतलब कमियां गिनाई गई थी। तो क्या बाद में इन चीजों को दूसरी तरीके से पेश किया जा रहा है? मनोज मिश्रा जी, कमियां अगर बताई नहीं गई तो आपकी सरकार संशोधन के लिए कैसे तैयार? मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा क्योंकि आप अकेले बात पूरी तरह से सुन लीजिएगा जी। जब्बार जी, मैं चूंकि सरकार का पक्ष रख रहा हूं इसलिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस आंदोलन में खराबी क्या थी, मैं बताता हूं क्या खराबी है। टोल प्लाजा तोड़ा गया, ये आंदोलन होना चाहिए था। टावर तोड़े गए, ये आंदोलन होना चाहिए था। 26 जनवरी पे लाल किला पर हमला हुआ और जो तिरंगे का अपमान हुआ, मनोज मिश्रा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है और यही आपकी बात तो किसान खुद कर रहे हैं। किसानों ने जो हुआ गलत हुआ, आंदोलन चाहिए था देश को। मनोज मिश्रा जी, जब टोल प्लाजा तोड़े गए हो, पुलिस पर हमला किया गया हो, लाल किले पर झंडा फहराया गया हो, सारी चीजें गलत थी। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने 11 दौर की वार्ता यह सिद्ध करती है कि सरकार संवेदनशील है और समाधान चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कमियां अगर संशोधन के लिए सरकार तैयार है। 3 मौके आए जब किसानों को मौका था 11 वार्ता के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने, मनोज मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि साहब दहेज उत्पीड़न के खिलाफ में कानून की मांग किसी ने नहीं की, कानून फिर भी बना। उन्होंने कहा 3 तलाक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को पहले संपत्ति में अधिकार नहीं था, इसके लिए किसी ने कानून की मांग नहीं की, लेकिन कानून बनाया गया। तो वो जरूरत थी कि संपत्तियों में बेटियों को हक दिया जाए, जरूरत थी दहेज की उस प्रथा को खत्म किया जाए, जरूरत थी शादी की उम्र को और ज्यादा बेटियों का या बेटों का बढ़ाया जाए, जरूरत थी जो बुराइयां थी उनको खत्म किया जाए। ऐसी ही जरूरत है किसानों के मुताबिक कि एमएसपी को आज लागू कर दिया जाए कानूनी गारंटी के तौर पर। तो फिर इसका कानून क्यों नहीं? देखिए जब्बार जी, ये बात मोदी जी ने कितनी अच्छी कही है कि जिन कानूनों की जरूरत की कोई मांग नहीं हुई वो कानून बने। इसका मतलब यह है कि सरकार हर बिंदु में सोचती है, चाहे वो सामाजिक बिंदु हो, चाहे वो आर्थिक बिंदु हो, चाहे वो राजनीतिक बिंदु हो, और देश को सबल करने के लिए विभिन्न कानूनों की जरूरत होती है, उनको लाया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है। सरकार लगातार संवेदनशील थी किसानों के मुद्दे पर। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए एक मिनट, कि जब 1991 में देश में आर्थिक सुधार हुए उसी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए कृषि सुधार आवश्यक है, और ये तीनों कानून कृषि सुधार की दृष्टि लाए गए। हुआ क्या कि ऐसा नहीं होता जैसा कि किसान समझ बैठे। और आप देखिएगा भी कि अगर पूरे देश के किसानों का समर्थन इन किसान आंदोलन को होता तो पूरे देश। मनोज मिश्रा जी, बहुत छोटा सा एक सवाल है। मनोज मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत थी। ठीक है, 1991 में या 90 की दहाई में जो कुछ किया गया ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में वो एक बेहतर कदम था, लेकिन इन सुधारों से किसानों को आपत्ति कहां है? किसान तो ये चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसान विरोध थोड़ी कर रहा है।
उनकी प्रावधान को लेकर के, प्रोसीजर को लेकर के वो आपत्ति जता रहा है। एसेंशियल कमोडिटी को लेकर सरकार ने वो क्यों किया, अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि एमएसपी को इसमें शामिल कर दिया। मनोज मिश्रा जी, एमएसपी को लीगलाइज कर देने में सरकार के सामने दिक्कत क्यों है? इस समय एमएसपी को लीगलाइज कर देने में किसान कहां कह रहा है कि एमएसपी खत्म कर दी जा रही है? किसी किसान ने कहा, किसी किसान ने कहा कि तीनों कानून, मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, किसी किसान ने कहा कि एमएसपी खत्म की गई। आप लोग इसी बात पर जोर दे रहे हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, किसी किसान ने यह कहा कि एमएसपी खत्म हो गई है? मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, वार्ता में स्पष्ट कहा है कि मनोज मिश्रा जी, किसी किसान ने ये कहा कि एमएसपी खत्म कर दी गई है या एमएसपी खत्म कर दी जाएगी? किसान ये कह रहा है कि एमएसपी तो है, सरकार ठीक कह रही है, लेकिन उसको लीगलाइज कर दीजिए ताकि वो कंपनियां, फ्री ट्रेडर्स जो है उसी एमएसपी के अकॉर्डिंग खरीद सके। तो अभी एकदम रेगुलाइज करने की क्या जरूरत है? ठीक है, विवेक सालस जी, विवेक सालस जी, इसीलिए मैं कह रहा था क्या शब्दों के जाल में सब कुछ उलझाया जा रहा है, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष भी अपने अपने तौर पर। विवेक सालस जी, आपको समझ में नहीं आएगी, जरूरत किसान बताएंगे, रिस्पॉन्ड कीजिएगा मनोज मिश्रा जी को। बताएंगे तब आपको समझ में आएगा ना, तभी किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी जरूरतें बता रहा है किसान, तभी आंदोलन हो रहा है ये, तभी इसकी जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि आप लोग जो करने जा रहे हैं उसको कहते हैं रोटी का सौदा। जब रोटी का सौदा होता है और व्यापारी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, तो रोटी जो है ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने जय जवान जय किसान अभियान की भी शुरुआत की है, उसके मायने क्या है? ठीक है, ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, पर ये असर पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। विवेक सालस जी, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि किसानों के लिए कृषि कानून एक कृषि सुधार के तौर पर लाया गया। ठीक है साहब, सरकारें लाए, जरूरत है उसकी, लेकिन उसके कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के किसानों को नहीं बल्कि लोगों को दिक्कत है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब्बार भाई मैं बताना चाहूंगा कि कानून बनाया नहीं गया, लाया नहीं गया, ये कानून जबरदस्ती थोपा गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोल रहे थे कल जब दबाव पड़ा विपक्ष का, कस के दबाव पड़ा, आप जैसे बता रहे थे, पहले बोला कि छोटे किसानों के हित में है, आज इन्होंने इस आंदोलन को पवित्र आंदोलन का नाम दे दिया कि आंदोलन पवित्र। आज ही उन्होंने लोकसभा में इस बात को बोला। और जिस तरह से आपने और कानूनों के बारे में बात की, जो दहेज प्रथा थी, उन कानूनों का स्वागत हुआ, विरोध नहीं हुआ था, उसका लोगों ने स्वागत किया था। इस कानून का सरासर विरोध हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, बाहर में भी हो रहा है, हर प्रदेश में भी, हर प्रदेश में हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, और सबसे ज्यादा जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, अब वहां हो रहा है। सबसे बड़ा आंदोलन तो वहां हो रहा है। तो छोटे किसानों के हित में, बड़े किसानों के हित में एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। 11 राउंड की बातें, बहुत अच्छी तरह से बात हो रही है, तारीख पे तारीख, ये सिर्फ भ्रमत करने वाली चीज है। और चंदे की बात हमने स्टार्ट की थी, तो मिश्रा जी, चंदा तो कोविड काल में भी आपने लिया था, भयंकर लिया था, उसका आपने आज तक हिसाब नहीं दिया, तो हम आपको चंदाखोर क्यों ना बोले, क्यों ना बोले। और जहां तक राम मंदिर की बात है, हम खुद चाहते हैं राम मंदिर बने, बिल्कुल बने। मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, लेकिन साइलेंस जी, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने कितना चंदा राम मंदिर में दिया? आप पहले भी राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी? किसने कहा था कि अयोध्या में परिंदा पानी नहीं आ सकता? सरयू का पानी लाल हो गया था राम भक्तों की खून से। मनोज जी, आप दूसरी ट्रैक पर इस डिबेट को ले जा रहे हैं, फिर उनके पास बहुत सारे ऐसे तर्क होंगे, कानून व्यवस्था से लेकर के बहुत सारी चीजें, उस पर वो ये बहस मेरी ड्रेल हो जाएगी। मनोज जी, ठीक है, मैं अनिल मिश्रा जी आपकी तरफ आता हूं, मैं प्रियंका गुप्ता जी आ रहा हूं आपकी तरफ। अनिल मिश्रा जी, ये जो तर्क दिए गए हैं कि बिना मांग के, बिना उस वक्त के आंदोलन के हमने कानून बना दिया था, उस वक्त यानी कि उस वक्त की सरकारों ने कानून बनाया, उस वक्त तो मांगे तो थी, महसूस की जा रही थी जरूरत, चाहे वो दहेज के खिलाफ कानून की जरूरत थी, बातें उठ रही थी, संविधान सभा में बाकायदा उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई थी, मांग थी कि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, मांग थी कि ऐसे तमाम कानूनों को खत्म किया जाए जिसके जरिए से समाज की जरूरत है पूरी और सुधार हो सके। आज इस तर्क का कोई मतलब है?
देखिए मैं इस पे बोलना चाह रहा एयर इंडिया था पे टेंडर और पड़ गया, शायद जब्बार भाई, क्योंकि अभी मैं खबर खरा आई। सच बोल दूंगा तो मनोज मिश्रा जी को लगेगा कि मेरे विरोध में बोल रहे हैं। मेरी निष्पक्षता पे भी पहले ही सवाल उठाए, अभी भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज सदन में इस तरह की बातें कही, सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार चीजों को तोड़ मरोड़ रही है। जिन जिन कानूनों की उन्होंने बात की वो हमारे देश की कुप्रथाएं थी और आज से नहीं सैकड़ों साल से थी। पूरा देश उससे लड़ रहा था, समाज प्रभावित था और उसकी पूरे देश में मांग थी। मैं कहता हूं अगर आप कहें कि जैसा मोदी जी ने कहा कोई आंदोलन नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता दूं आंदोलन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस पर नियम कानून बनाने के लिए एक समितियां बनाई गई थी। पूरे देश में घूम घूम कर चर्चा ली गई थी, सभी धर्म संप्रदायों और समाज के लोगों से उस पर राय ली गई थी। उसके बाद सदन में उसको पेश करके पास कराया गया था। अध्यादेश से कोई कानून नहीं बनाया गया था। उन्होंने अपने दो कानून की बात बताई, एक तलाक और एक कृषि, दोनों अध्यादेश से लाए गए हैं। किस तरह सदन में चर्चा हुई है, किस तरह नहीं हुई है, देश ने देखा है। तो इसका ये तुलना उस दहेज प्रथा से, बाल विवाह से अगर तुलना की जाए तो मैं समझता हूं गलत है। कानून सही है गलत है ये अलग विषय है, लेकिन इस तरह की लॉजिक देना, इस तरह की बात कह के चीजों को डाइवर्ट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकार गंभीर हो जाए, अगर सरकार चाह ले तो ये आंदोलन 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। किसान रोज चिल्लाते हैं, मैं बात करने को तैयार हूं, आप बुलाएं तो। 11 दौर की वार्ता हुई थी, सरकार ने बुलाया था, सरकार ने जगह बताई थी, सरकार ने समय बताया था। लेकिन अब ये कहना कि नहीं मैंने उनको एक प्रस्ताव दे दिया है, उस प्रस्ताव पे अगर वो राजी हो तो वो आके बात करें, तो उसका भी जवाब है। प्रस्ताव को उन लोगों ने उस मीटिंग में ही खारिज कर दिया था। उसके बाद अगर आप कहते हैं आइए मिल बैठ के बात करते हैं, कोई हल निकलेगा, तो अच्छी सोच है, लेकिन उस सोच के तहत नियत भी अच्छी होनी चाहिए। मनोज मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, बैठे ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन एक मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा अनिल मिश्रा जी की बातों का। ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं जबकि अब ऐसा लग रहा है कि साहब सरकार इन तमाम चीजों पर अब सुनने वाली नहीं, किसान हटने वाले नहीं, समस्या का समाधान कोई देख नहीं रहा है। देखिए दो चीजें हैं, हमारे जितने भी मित्र इंक्लूडिंग सरकार की भी मैं बात करूं, अगर कोई ये बोले कि जी इस बिल की डिमांड नहीं हुई थी, मैं बोलता हूं आजादी और उसके पहले से हमेशा से डिमांड रही है, वो चाहे दूसरे तरीके से रही हो। बिल्कुल हर साल बात होती है कि किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, हर साल किसान फांसी लगा करके मरते रहते थे, हर साल चर्चा होती थी कि किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, यानी किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए इसकी डिमांड सारी पार्टियों ने, किसानों ने, सारे बुद्धिजीवियों ने हमेशा 70 साल से होते रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। अब है क्या सर, सुन लीजिए पहले तो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मुद्दा एक ही है कि किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाई जाए। आपने शुरू में बोला कि नौकरशाहों की तनख्वाहें 121% बढ़ गई, किसानों की भी जो है इनकम बढ़ी है लेकिन 20 या 21% आजादी के बाद से। उसको उस लेवल पे लाने के लिए किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलेगा कहां से सर? मार्केट से ही मिलेगा ना, मिलेगा तो मार्केट से ही ना। ये सारा बिल मार्केट को और एग्रीकल्चर को क्लब करने की एक जरूरत है। मैं एक चीज और बोलता हूं, जो लोग दुग्ध पालन मतलब जीव जंतु पाल करके दुग्ध उत्पादन का काम कर रहे हैं, जो मछली पालन का काम कर रहे हैं, जो मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसका काम कर रहे हैं, वो बड़े प्रॉफिट में रहते हैं। यानी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का, एग्रीकल्चर जो प्योर सेक्टर है वो प्रॉफिट में क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट से क्लब अभी तक डायरेक्टली नहीं हुआ था। ये मार्केट से क्लब होने की कवायद है, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। मैं तो बोलता हूं अपने संविधान में भी 50 कमियां हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, तो अब क्या करें कि जी संविधान को रद्द कर दो। जो किसान बोल रहे हैं कि बिल में कमियां हैं, बिल रद्द करो जी, संविधान में कमियां हैं तो संविधान रद्द करो, ये नहीं है। सवाल ये है कि देखना ये चाहिए क्या उपयोगिता है। आप सरकार के साथ फिर से बैठ के बात मैं आप ही की बात को इंक्लूड करके करें। जी मैं आप ही की बात को लेकर के, मैं जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहा था कि 1970 से लेकर 2015 के बीच की एक रिपोर्ट थी, 150 गुना ज्यादा सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ गई, किसानों की आय 18% बढ़ी। क्या इस कानून से ये बैलेंस सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए आप अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं ये बोलता हूं सारी समस्या का जड़ ये है, किसान भी यही बोल रहे हैं और 70 सालों में जो भी उपाय हुए हैं वो यही हुए हैं कि किसानों की इनकम अभी भी सबसे कम रह गई है, कैसे बढ़ाया जाए। इनकम कहां से होगी सर, आप मुझे बताइए? इनकम तो व्यापारी देगा ना, और उन्हीं व्यापारियों के लिए इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये जो टिकैत साहब बैठे हैं, मैं आके देख रहा था, बोर्ड लगाया है कारपोरेट भगाओ देश बचाओ। कहां भाई, आप खुद पैदा कर लो, खुद खरीद भी लो। सारी एमएसपी पूरे देश में लागू हुआ है, 6% लोगों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है।
बाकी इसका किसानों impact के किस पर पास आज पड़ेगा? तक आम एमएसपी जनता का पे ही तो फायदा क्यों पड़ेगा, नहीं पहुंचा महंगाई भी सर? तो बढ़ेगी। देखिए व्यापारी होना ये कमाने के लिए चाहिए, बैठा खरीद है। कोई भी करे, व्यापारी उचित कमाने दाम के पे लिए करे, बैठा है, व्यापारी फायदों कमाने में के लिए किसान बैठा हुआ रहे, है। चाहे प्राइवेट आदमी खरीदे, व्यापारी चाहे जो है, इंडिविजुअल भूख का आदमी सौदा खरीदे, रोटी चाहे का कोई व्यापार नेता करेगा खरीदे, वो चाहे रोटी का। गवर्नमेंट खरीदे, और किसानों को मूल्य कितना मिलना पड़ेगा? चाहिए। तो एक बार आप बिल के प्रावधान को अरे समझिए, नेता गवर्नमेंट मार्केट को खरीदती है क्या? कब आम होने आदमी दीजिए, रहता है इस देश में? उसका देश में रिस्पॉन्स आम आदमी देखिए कि रहता है। मार्केट के साथ अगर एग्रीकल्चर को क्लब करते हैं, आप ये बताइए कि फिशरीज की उद्योगपति हालत क्या सुधर चंदा गई, देने सर के लिए दुग्ध बैठा हुआ उत्पादन है? की हालत उद्योगपति सुधर अपना गई, प्रॉफिट जो देखेगा उसमें ना, वो इन्वॉल्व तो थे सौदा किसानों करे, उनकी वो हालत तो सुधर भूख का गई। सौदा करेगा। एग्रीकल्चर की भी तो हालत आप सुधरने वो तो रोटी दीजिए को ना। लॉकर में बंद एक करेगा बार कल को। मार्केट को क्लब तो होने दीजिए आप किसानों के साथ, मार्केट को उनके अरे दरवाजे पे एग्रीकल्चर की और हालत उनको आप मार्केट के सुधारिए ना, दरवाजे पे फ्री MSP होके पहुंचने तो दीजिए दीजिए। ना, MSP की अगर कोई गारंटी कमी करिए। होती है अगर MSP सरकार की बिल ला गारंटी हो सकती जाती है, है तो तो सरकार अपने बिल आप को ऑटोमेटिकली निरस्त भी चीजें कर सुधर सकती जाएंगी। है, सुधार भी कर सकती किसान है। को उसका प्राइस मिल जाएगा, वो आप कर नहीं रहे हैं। आप वही कर दीजिए ना जो किसान चाहता है, वो आप कर दीजिए, दे दीजिए किसान को। अरे मैम, किसान आम जितना आदमी को चाहता क्यों है परेशान उससे कर रहे हैं? ज्यादा किसानों करने को की क्यों कोशिश परेशान की कर रहे हैं? गई क्यों है। वो सड़कों पे बैठा अरे हुआ मैम, है? आप कुछ डाटा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 7,000 मंडियां अरे अपने उससे देश में ज्यादा है, मत दीजिए, वही तो कह रहा 75 है करोड़ किसान, किसान हमें है। उतना दे दीजिए एक जितनी मंडी के हमें ऊपर जरूरत कितने है, हमें किसानों उससे का ज्यादा लोड नहीं है चाहिए। आप अनुमान आप लगा क्यों सकती उसमें हैं। मेहरबान हो रहे हैं 6% जब ये उसको नहीं मंडियों की समझ में आ रहा व्यवस्था है, ऐसी है उसको सिर्फ कि इतना 6 समझ में लेयर आ की रहा है दलाली कि उसको है MSP और की गारंटी दे 6% दीजिए। किसानों जो की भी खरीद खरीदे केवल उसका मंडी तक जो होती है। उसका प्रॉपर मूल्य दे दे। 94% किसानों को तो मंडी का फायदा ही अरे नहीं मिलता है ना। 6% हो रही है क्यों तो नहीं मिला अभी 100% तक? कर दीजिए ना। अरे दुख तो बताइए इसी ना, बात का है, रोना इसी 94% बात का है। किसानों पूरी की जनता यही खरीद कह की रही है कि उपज को MSP की कौन गारंटी खरीदेगा? कर आप दीजिए, 100% खरीदेंगी? MSP दीजिए। आप खरीदेंगी कि विपक्षी आपका पार्टियां की स्वागत बीजेपी करेंगे, घर हम पे भी आपका जाके स्वागत खरीदेगी? करेंगे, पूरी देश की जनता आपका स्वागत देखिए, करेगी। हठ धर्मिता किसान नहीं आपका होनी स्वागत चाहिए। आप करेंगे। अपने आप एजेंडे कर से मत दीजिए बोलिए। ना, आप कर क्यों नहीं रहे हैं इकोनॉमिक्स उस के बात को? पॉइंट से समझिए, 60 साल आपके हाथों में सत्ता थी, क्यों नहीं किसानों की अरे आमदनी को एजेंडा आपने बढ़ा हमारा दिया? कहाँ है? हम तो विपक्ष में हम- बैठे हैं, एजेंडा तो सरकार अरे चला इसके रही पहले है। तो आप ही हम राजा विपक्ष थे। वाले तो सिर्फ मैम, किसानों इसके की पहले आवाज राजा को तो बुलंद आप कर ही रहे थे हैं। ना। हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं सर किसानों यहाँ की पे बैठ समस्या के। क्यों नहीं सॉल्व हुई? हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट उपज है बढ़ किसानों गई, की हर बात चीज बढ़ मान गई, लीजिए। लेकिन बेचारे उनकी वो आमदनी नहीं जिस तरह बढ़ी। से सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, अपना परिवार छोड़कर, कुछ तो आप जो है मन में अपने संवेदनाएं लाइए किसानों के लिए। क्या कहाँ गई आपकी संवेदनाएं? यही किसान आपको संवेदनाओं वोट में देकर कहाँ बैठाता कमी है? है। आप मुझे आपको बताइए सिर्फ ना। संवेदनाएं ही तो मेरी दिखानी है। संवेदनाओं में जो कोई कमी व्यापारियों नहीं के लिए है। दिखा रहे हैं आज सरकार थोड़ी की सी, किसानों के संवेदनाओं लिए में दिखा कमी दीजिए। होती तो क्यों 11 रोटी को आप लॉकर में बंद राउंड करने की बातें कोशिश थोड़ी कर रहे होती। हैं? आपके उसका टाइम पे impact भी सिर्फ एक बार किसानों पर नहीं किसानों ने पड़ेगा, आंदोलन उसका किया था, impact देश की संवेदना आम दिखाते जनता पर हुए भी आपने पड़ेगा। गोली और चलवाई ये थी। बात लिख के राम रख लीजिए मंदिर का पड़ेगा। आंदोलन हुआ था तो आप ये 11 राउंड बताइए- बात नहीं हुई थी, 11 राउंड गोलियां चल गई थी। आप जरा अपने इतिहास को अरे देखिए, राम मंदिर की आपके बात टाइम ना पे जब करें, आंदोलन कृपया हुए यहाँ थे तो पर मुद्दा गोलियां चली किसान थी है, कि नहीं किसान चली पे थी? बात करें। हम और आप मिलकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। अरे हमसे यहाँ नहीं, पर जो आप चर्चा तो हो रही हमारी है, बातों उसको को थोड़ा मानने सा के लिए जो है, तैयार ही नहीं। ठीक है, आपको ऊपर आ सिरे जाइए। से खारिज ठीक कर है। रहे हैं कि गलत है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको कमी दिखती है, ठीक है। लॉजिकल मैं- आप सब बैठे हुए हैं ठीक है, यहाँ पे लेकिन मनोरंजन मार्केट से को बताइए क्लब ना, होने मैं वो एक दीजिए। बात है पॉइंट आपकी। एक मिश्रा जी, मार्केट को क्लब एक होने मिश्रा दीजिए जी, किसानों के साथ। एक मिश्रा जी, ठीक है, एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, मूल्य नहीं मिलेगा, देश भी नहीं ठीक है, चलेगा एक जो सेकंड, आप लोग एक सेकंड, व्यापारियों को एक मिश्रा जी, ये जो बना रहे हैं एक मिश्रा माहौल जी, ना एक कि बहुत व्यापारी छोटा सा- किसान को लूट लेगा, ये एक बहुत गलत छोटा सा आइडिया बिंदु, है। एक मिश्रा जी, एक बहुत छोटा सा बिंदु अरे है। रोटी- आज मैं जब दफ्तर आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि यार करिए डेली डिबेट सरकार, आप भूख करते की सौदागर हो, बनने की रोजाना जो इस कोशिश मुद्दे कर को रही है, लेकर वो नहीं चर्चाएं चलेगा होती इस है। देश में। सरकार इस देश में अगर किसानों का एमएसपी जो है, को उचित लीगलाइज मूल्य कर मिलना दे, चाहिए। सरकार बात के उस लिए पर क्या होनी आफत आ चाहिए, जाएगी? उस पर होगी इस बात। मुद्दे को देखिए, कैसे समझेंगे मिश्रा रोटी जी? का व्यापार एक नहीं सेकंड, करने की प्रियंका बात गुप्ता होनी जी, चाहिए यहाँ पर। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, सरकार अगर लीगलाइज कर दे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए साल 2000 से
2021 के बीच में डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 2001 में कहां थी और अब कितनी हो चुकी है? किसानों के गेहूं की कीमत कितनी होती थी तब और अब कितनी बढ़ी है? बहुत थोड़ा सा फर्क हुआ है। इसीलिए एमएसपी किसान चाहता है कि इसको लीगलाइज कर दिए, बाहर के लोग भी एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य हो जाए। हालांकि वो एमएसपी भी उसकी समीक्षा फिर से किए जाने की जरूरत है कि क्या इसको और ज्यादा बेहतर किया जाए। क्या दिक्कत है एमएसपी को लीगलाइज करने में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, मैं इस चीज को भी फेवर करता हूं कि ऑल ऑफ सडन एमएसपी को, हालांकि सरकार ने बोला है एमएसपी थी, है, रहेगी और अभी भी लागू है। आजकल जैसी है वैसी ही रहेगी। नहीं, अभी तक तो जो उनके जैसे अभी है वैसे रहेगी। ये किसान नहीं चाहते ना। किसान ये चाहते कि जितनी उनकी खरीदारी हो बेच सके, वो एमएसपी पे बेचे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें हैं। मैं इस चीज के फेवर में हूं कि किसानों के लिए एक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण होना चाहिए, चाहे कोई भी खरीदे, ठीक है, और बिचौलियों को हटा दिया जाए, वो फायदा किसानों को मिले। दूसरी चीज, सरकार को ये लगती है कि आगे 4 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में एग्रीकल्चर, देखिए मांग हमेशा से होती रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री का ये मांग हो रही है कि नहीं हमेशा से।
जब किसान और उनकी उपज अपने पैरों पे खड़े हो जाए, एक बार मार्केट को इंटर तो करने दीजिए। ये जो हवा बना रहे हैं कि व्यापारी किसान का घर बार लूट लेगा, बिना व्यापारी के आप देश चला लेंगे? कौन सा देश बिना कुछ व्यापार के टिकेगा? उसका विकल्प होगा कि मिश्रा जी ना, नहीं, अमेरिका 42 लाख करोड़ रुपए खर्च देता है सब्सिडी किसानों को। अगर बात करें कनाडा की 12 लाख करोड़ रुपए देता है, जापान 8 से 10 लाख करोड़ रुपए देता है। वहां का एग्रीकल्चर सिस्टम आप देखेंगे, वहां कितने % किसान है। पहली चीज, हमारे यहाँ भी सारी सरकारों ने बहुत सब्सिडी दी है और दे रहे हैं सर। बिजली का बिल आप देखिए, मैं कह रहा हूं, किसानों के चलिए लिए आप क्या है, सब्सिडी भी यूरिया मत वगैरह पे जो किसानों सब्सिडी, को डीजल खरीदने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दीजिए उसमें उनको सस्ता मिल जाए। नहीं, इस देखिए, बार के बजट में यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई सर। केवल डीजल की ही बात नहीं सर, है, यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई। केवल डीजल की ही बात नहीं सोचिए, है। किसानी के उपकरणों पर, सामानों पर टैक्स लगा दिया गया। सरकार देखिए, एक चीज बताऊं, का फायदा देखना केवल एक सेक्टर ऐसा है जिसके इनकम पे टैक्स नहीं होता है, एग्रीकल्चर, यानी जो खेती में पैदा होता है, मेरे ख्याल से उस पे टैक्स नहीं होता है। मगर उसके उपकरणों पर जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, ट्रैक्टर, दूसरी चीजें, कितना होता है आप वही बता दीजिए जरा। यूरिया की आप कीमत क्या बोल रही है मैम? आप अपनी पार्टी को कॉन्ट्राडिक्शन कर रही हैं। दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 है, अन्न उत्पादन में हम आज की डेट में कोविड पीरियड में भारत पूरे दुनिया को खिला रहा है। कौन से पार्टी की आप प्रवक्ता बन के बैठी हैं? और वो आपकी ही पार्टी ने किया है, हरित क्रांति आपकी ही पार्टी ने लिया है। हम लोग चर्चा के आखिरी समय मेरा एक सवाल छूट जाएगा प्रियंका गुप्ता जी से। मैं एक सवाल, एक सेकंड प्रियंका गुप्ता जी, आपके जैसे प्रवक्ता ही बैठ के आपको ही बोला गया है आंदोलन एक मिश्रा जी जरा बख्श दीजिए उनको। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है, आपके सवाल का जवाब ये है, सुनिए, एक सेकंड, सारी सरकारों ने अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से किसानों की मदद की है। ठीक है, हो सकता है सरकारों के पास रिसोर्सेज कम रहे हो, कभी कम या ज्यादा रहा हो, और उनको सहूलियत देने की जरूरत है, लेकिन सहूलियत के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। आप एक उम्मीद की निगाह से चीजों को देखें। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा एक मैं डायरेक्ट तो सवाल है, देखता हूं हर चीज को। जी, मेरा एक डायरेक्ट सवाल है प्रियंका गुप्ता जी। सवाल यह है कि आज आप लोगों ने जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत की, सहारनपुर की रैली हुई। एक सीधा सा सवाल है, क्या यह किसानों के नाम पर सियासी रैली है, या वाकई क्या किसानों को समर्थन देने के लिए आप लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा कि हमें किसानों के मंच पर भी ना जाना पड़े और उनको समर्थन हम दें? इस हिसाब से कैसे इस रैली को देखें? देखिए, ये आज पहली बार नहीं हो रहा। किसानों का समर्थन हम शुरू से इस आंदोलन में कर रहे हैं। नहीं, और नहीं, उसके साथ में अगर जय जवान जय किसान आज किसानों के साथ हो क्या रहा है, जय जवान जय किसान इस अभियान की शुरुआत आज प्रियंका गांधी ने की है। और उसके बाद आप देखें कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, उनका सैनिटरी जो सुविधाएं हैं वो भी बंद कर देती है, खाना पानी भी बंद कर देती है। अपने सवाल पर जवाब दीजिए ना प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता जी, उनकी आवाज को बुलंद करना चाहता है, क्या आपने एक मौका ढूंढ लिया कि हम किसानों की आड़ में किसानों के लिए रैलियां करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एनर्जी फूकने का काम कर रहे हैं? ये एक स्ट्रेटजी है आपकी पार्टी की, या वाकई आप लोग किसानों को समर्थन देना चाहते हैं? क्लियर तो जरा कीजिए ना। देखिए, हमने शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिर्फ इस बात को रखा है कि किसानों का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस नए कार्यक्रम की बात कर रहा था, बल्कि पूंजीपति मित्रों का फायदा है कि रोटी को तिजोरी में बंद करने का जो है पूरा अभियान है। ठीक है, आप मान के मनोज मिश्रा जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाहते हैं, दीजिएगा जवाब। मनोज मिश्रा जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आखिर में एक कमेंट में लूंगा। मनोज मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रियंका जी से केवल एक निवेदन है कि अगर किसानों की सही हित चिंतक है तो जो रॉबर्ट वाड्रा जी ने जमीन हड़पी है किसानों की राजस्थान और हरियाणा में, उसे वापस करते हैं और किसानों में संदेश। अरे मनोज जी, आप किसानों के शुभचिंतक हैं तो एमएसपी की गारंटी दे दीजिए ना। आप मुद्दे को काहे घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ? मुद्दे को घुमाने से मुद्दा बदल नहीं जाएगा मनोज जी। पूंजीपतियों को अरे बात करिए ना किसानों पर, किसानों पर आइए ना। ऐसे तो आपके भी बहुत सारे जो है पोल पट्टियां हैं। वो किसानों हम नहीं बात कर रहे हैं, हरियाणा के हम तो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। के किसानों को
जब कांग्रेस की सरकारें वहां थी और किसानों की जमीनें हड़पी जा रही थी। अरे हम तब तो सिर्फ प्रियंका जी किसानों कहाँ की थी? बात कर रहे हैं, जो उस समय किसान आप जो कहाँ थी? आपको वोट जब देकर किसानों की सत्ता में चिंता बिठाए कहा हुए है, आपने वही है 7 ये साल किसान तक जिसने देश वोट में दिया है शासन आपको, कम से किया कम और उसके किसानों लिए की तो हालत थोड़ी सी जो ठीक है है, आप ठीक मन है में विवेक जो सायरस जी, पीड़ा वक्त नहीं बिल्कुल बची खत्म हो रहा है। है। आपके एक लाइन मन में तो सर उसके अपना लिए भी पीड़ा एक नहीं लाइन बची में हुई कोई है। बात रखिएगा, फिर मैं अनिल मिश्रा जी आप आपकी सिर्फ तरफ आता हूं। व्यापारियों की ठीक जो है पीड़ा विवेक समझते सायरस हैं, जी, व्यापारियों के लिए विवेक पूरी सायरस जी, सरकार चला क्या रही है। अब इस मुद्दे के सहारे और ज्यादा सियासत तेज होगी, क्योंकि टकराव सीधे सीधे पक्ष विपक्ष के बीच में है? देखिए, अगर किसानों की मांगे नहीं मांगी गई तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और विकराल रूप लेगा। समाजवादी किसानों के साथ थी, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ रहेगी। ठीक है अनिल मिश्रा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खासतौर पर जाटलैंड का जो सियासी समीकरण है उसमें परसेंटेज जो सारी चीजें हैं, आरएलडी उन किसानों के साथ में खड़ी होती हुई दिख रही है और ये पूरा बेल्ट कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त के इस कानून से नाराज चल रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो विपक्ष इस वक्त एक रणनीति बनाया, आज जय जवान जय किसान इस अभियान की शुरुआत की गई, एक सेफ तरीका लिया पॉलिटिकल पार्टियों ने कि हम रैली करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी करेंगे, उनमें एनर्जी भी डालेंगे और नाम होगा कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं। क्या इनको ये पहले कर देना चाहिए था या फिर इनके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा कि किसानों के मंच पे जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, सब अपने को राष्ट्रवाद देशभक्त बनती है, लेकिन सभी करती हैं राजनीति और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। आज जो सत्ता पक्ष पे जो पार्टी बैठी हुई है सत्ता बनकर, अगर आप ध्यान दें तो यही कृषि कानून, यही एफडीआई को लेकर किस तरह पूरे देश में विरोध किया जाता था, अरुण जेटली, और इसी बिल को लेकर यही सेम टू सेम बिल था। सर और कवर किया मैंने, कई सेशन पार्लियामेंट का चल नहीं सका। हाँ, तो वही तो मतलब, लेकिन और एफडीआई को लेके कि देश को बेच देंगे हम, प्राइवेटाइजेशन कितने का, लेकिन देखिए आज वो सत्ता पक्ष में प्राथमिकताएं बदलती हैं विपक्ष में और सरकार में आने के बाद। सबका एक अपनी कुर्सी के लिए है, ठीक है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपने को सही ठहराता है। एक मिश्रा जी, आखिरी कमेंट सर, ये कांग्रेस पार्टी के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? सेफ गेम अब खेला है जिससे पार्टी को भी फायदा पहुंचेगा? देखिए, है क्या, अपना अपना भला यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, किसानों का भला ना तो किसान नेता देख रहे हैं। मैंने एक ही चीज बोला, मार्केट अगर किसानों से जाके जुड़ता है, हो सकता है उसके परिणाम बाद में बुरे आए, लेकिन एक प्रयोग करके देख लेने में क्या बुराई है? हो सकता है किसानों की जन्म जन्मांतर की आखिर में एक समस्या सवाल में सुलझ जाए। अखिलेश यादव के बयान पर तो आपको मार्केट से ही मिलेगा सर, राजनीतिक पार्टियां आपको नहीं देंगी। एक मिश्रा जी, अखिलेश यादव का यह कहना चंदाजीवी क्या उनको नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को तो आप जानते हैं। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं, देखिए, अब चंदाजीवी अगर इन्होंने ये बोला है तो ये देखिए है क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर आप कोई भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी बहुत सारे नैरेटिव सेट किए, मैं विपक्ष की बात करता हूं, सारे नैरेटिव जाके फेल हो जा रहे हैं। अब अगर इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है तो अब बीजेपी वालों का इनके ऊपर क्या प्रहार रहेगा, वार प्रतिवार क्या रहेगा, कितने स्टैंड ये जो है ले पाएंगे, कितनी देर तक टिक पाएंगे? ठीक है, अगर नैरेटिव की लड़ाई चल रही है तो लड़िए ना, लोकतंत्र में तो और नैरेटिव की लड़ाई जहां पर होती है वहां पर अभी तक बीजेपी को ही मास्टरमाइंड के तौर पर देखने को मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में जी वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी, प्रियंका गुप्ता जी, विवेक सायरस जी, अनिल मिश्रा जी और AK मिश्रा जी। अब जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त चल रही है, किसान हो अपने मुद्दों को लेकर के अपने अंदाज में डटे हैं, सत्ता पक्ष हो अपनी बात को लेकर के जिद पर अड़ी है, या विपक्ष हो जो इन तमाम चीजों के बीच में वो एक सेफ साइड लेने की कोशिश कर रहा है कि हम किसानों के हितैषी भी बने रहें और अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऑक्सीजन फूंकने का काम भी करें, क्योंकि जाहिर तौर पर हर चीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं चुनाव से तो रहता ही है। आज की इस चर्चा में इतना ही।